चलिए बात करते हैं एक ऐसी दौड़ की जिसमें दांव पर सिर्फ मुनाफा ही नहीं था, बल्कि एक पूरे उपमहाद्वीप पर कब्जा करने की होड़ थी। ये कहानी है कि कैसे समुद्र के रास्ते व्यापार करने आए लोग धीरे धीरे भारत के शासक बन बैठे। तो आज हम इसी सफर को समझने वाले हैं। ये सफर जो मुनाफे की खोज से शुरू हुआ और एक साम्राज्य की लड़ाई में तब्दील हो गया। हम इन 5 पड़ावों के जरिए पूरी कहानी को समझेंगे। बंद रास्तों की दुनिया से लेकर पुर्तगाल के पहले कदम, फिर डच और ब्रिटेन के आने और आखिर में उस अंतिम टकराव तक। लेकिन ये दौड़ शुरू होने से भी पहले हमें थोड़ा और पीछे जाना होगा। उस वक्त यूरोप के सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी थी। एक ऐसी मुश्किल जिसने उन्हें समंदर का रास्ता अपनाने पर मजबूर कर दिया। सवाल ये उठता है कि आखिर भारत के सामान में ऐसा क्या खास था कि यूरोप के लोग उसके लिए आधी दुनिया का सफर करने को तैयार थे। इसका जवाब छिपा है उन चीजों की जबरदस्त मांग में जिन्हें पाना अचानक से लगभग नामुमकिन हो गया था। देखिए, यूरोप में भारतीय मसालों, रेशम और कीमती पत्थरों की दीवानगी थी। लेकिन 1453 में एक बहुत बड़ी घटना हुई। ऑटोमन साम्राज्य ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया और जमीन से होने वाले व्यापार के सारे रास्ते बंद कर दिए। अब जो थोड़ा बहुत व्यापार भूमध्य सागर से होता था, उस पर वेनिस और जेनुआ के व्यापारियों का कब्जा था, और वो बिचौलिए बनकर इतना ज्यादा पैसा वसूलते थे कि मुनाफा लगभग खत्म हो जाता था। मतलब साफ था, यूरोप के देशों को अगर ये सामान चाहिए था तो उन्हें एक नया सीधा समुद्री रास्ता खोजना ही पड़ता। तो जब पुराने रास्ते बंद हो गए और मुनाफा घट गया, किसी को तो एक बड़ा और साहसी कदम उठाना था, और वो था पुर्तगाल। उन्होंने एक ऐसी दौड़ शुरू की जिसने न सिर्फ व्यापार का तरीका बदला, बल्कि दुनिया का इतिहास ही बदल कर रख दिया। और इस टाइमलाइन को देखिए, पुर्तगाल 1498 में ही भारत पहुंच गया था। मतलब ब्रिटेन, नीदरलैंड्स और फ्रांस जैसी ताकतों के इस खेल में आने से करीब 100 साल पहले उन्हें एक जबरदस्त बढ़त मिल चुकी थी। और ये सब शुरू हुआ एक शख्स की एक यात्रा से, वास्को डी गामा। 1498 में जब उसका जहाज कालीकट के तट पर लगा तो उसने हमेशा के लिए यूरोप के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए। लेकिन पुर्तगाली सिर्फ व्यापारी नहीं थे, वो अपने साथ सैन्य ताकत भी लाए थे। उन्होंने कारताज सिस्टम नाम की एक चीज शुरू की। ये एक तरह से समंदर में दादागिरी थी। मतलब हिंद महासागर से गुजरने वाले हर जहाज को उनसे एक लाइसेंस खरीदना पड़ता था। अगर नहीं खरीदा तो वो जहाज पर हमला कर देते थे। लेकिन समंदर पर हमेशा के लिए कोई राज नहीं कर सकता, है ना? पुर्तगाल के इस दबदबे को बहुत जल्द एक नए और बेहद ताकतवर प्रतियोगी से चुनौती मिलने वाली थी। और यहीं पर यह कहानी और दिलचस्प हो जाती है। दोनों के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। पुर्तगाल की रणनीति थी सैन्य ताकत पर आधारित। उनकी ब्लू वाटर पॉलिसी का मकसद था किले बनाना और समंदर पर कब्जा करना। दूसरी तरफ थे डच। उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर था, मुनाफा। उन्होंने वीओसी नाम की एक बेहद कुशल व्यापारिक कंपनी बनाई जिसका मकसद था मसालों के व्यापार पर कब्जा करना। और डच का ये मॉडल जबरदस्त कामयाब रहा। 1602 में बनी उनकी कंपनी वीओसी ने तेजी से भारत में फैक्ट्रियां लगाईं। उन्होंने भारत को कपड़ा निर्यात का एक बड़ा सेंटर बना दिया। और सोचिए, वो अपने शेयरधारकों को 18% का भारी भरकम डिविडेंड दे रहे थे। वो देखते ही देखते इस इलाके की एक बहुत बड़ी आर्थिक ताकत बन गए। तो एक तरफ पुर्तगाली और डच आपस में भिड़ रहे थे, वहीं एक और खिलाड़ी पर्दे के पीछे से चुपचाप अपनी चालें चल रहा था। बहुत ही सोची समझी और रणनीतिक चालें। अंग्रेजों ने लंबा खेल खेला। ताकत दिखाने के बजाय उन्होंने कूटनीति और धैर्य का इस्तेमाल किया। 1608 में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचने से लेकर 1717 में बादशाह फर्रुखसियर से बंगाल में बिना टैक्स के व्यापार करने का शाही फरमान हासिल करने तक उन्होंने धीरे धीरे कानूनी तरीके से अपनी नींव मजबूत की। ये एक बहुत ही दूर की सोच थी। तो अब मैदान सज चुका था। कई यूरोपीय ताकतें भारत में थीं और हर कोई इस खेल का सबसे बड़ा हिस्सा चाहता था। ऐसे में एक आखिरी और निर्णायक टकराव तो होना ही था। और इस भीड़ में डेनमार्क और फ्रांस के लोग भी देर से ही सही लेकिन शामिल हो गए। खास तौर पर फ्रांसीसियों के आने से वो सीधे सीधे अंग्रेजों के सामने आ खड़े हुए, जो दिन ब दिन और ताकतवर होते जा रहे थे। और फिर एक एक करके सारे प्रतियोगी इस दौड़ से बाहर होने लगे। पुर्तगाली मुकाबले में पिछड़ गए। डच को 1759 में बेदारा की लड़ाई में करारी हार मिली।
डेनमार्क वाले तो कभी ठीक से पैर ही नहीं जमा पाए और आखिरकार अपनी बस्तियां अंग्रेजों को बेचकर चले गए। और सबसे बड़े प्रतिद्वंदी फ्रांसीसी कर्नाटक युद्धों में हारने के बाद इस खेल से बाहर हो गए। तो अपने व्यापारिक कौशल, चालाक कूटनीति और जरूरत पड़ने पर सैन्य ताकत के दम पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आखिरकार भारत में इकलौती और सबसे बड़ी यूरोपीय शक्ति के रूप में बची। व्यापार के लिए शुरू हुई ये दौड़ अब खत्म हो चुकी थी और एक साफ विजेता सामने था। तो जो दौड़ मसालों और रेशम के लिए शुरू हुई थी वो अपने अंजाम तक पहुंच गई थी, लेकिन ये अंत एक नई शुरुआत भी थी, एक बिल्कुल अलग तरह की दौड़ की शुरुआत। ये दौड़ अब व्यापार के लिए नहीं बल्कि जमीन पर कब्जे के लिए होने वाली थी।